जोधपुर का एक मशहूर ब्यूटी पार्लर, उसकी मालकिन अनीता चौधरी और एक रहस्यमय लापता होने की घटना जिसने पूरा शहर हिला दिया। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश है जो इंसानी लालच और खौफनाक सोच की हदें पार कर देता है। जोधपुर का बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी। जोधपुर के बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड मामले 23 अक्टूबर 2024 जोधपुर का रहने वाला गुलामुद्दीन अपने घर के ठीक सामने जेसीबी बुलवाकर 10 फीट गड्ढा खुदवाता है। यह काम वो दिन दहाड़े सबके सामने करता है। सभी लोग आते जाते हुए देखते हैं, लेकिन किसी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि यह गड्ढा आखिर वो क्यों खुदवा रहा है। 26 अक्टूबर 2024 अनीता चौधरी रोज की तरह अपने ब्यूटी पार्लर आती है, लेकिन आज कुछ अजीब था। थोड़ी ही देर बाद वह अपने पार्लर में काम कर रही लड़कियों से कहती है कि उसे कुछ काम से बाहर जाना है और थोड़ी देर में वह वापस आ जाएगी। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाती है। सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन अनीता चौधरी अभी तक नहीं आई थी। इतनी देर बीत जाने के बाद भी अनीता के न आने पर स्टाफ ने उसे फ़ोन किया, लेकिन अनीता का फ़ोन बंद आ रहा था। अब मामला थोड़ा गंभीर होता जा रहा था। स्टाफ ने अनीता के पति को फ़ोन करके बताया कि अनीता काफ़ी देर से निकली है और अभी तक घर नहीं आई है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब यहाँ से अनीता की तलाश शुरू होती है। अनीता के पति पुलिस स्टेशन में जाकर अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस अपना काम शुरू करती है और पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है, जिसमें देखा जा सकता था कि अनीता ने पीले रंग का सूट पहना है और वह आराम से बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी के ऑटो में बैठ रही है और कहीं जा रही है। लेकिन वह कहाँ जा रही थी, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। देखते देखते 4 दिन बीत जाते हैं और अभी तक अनीता का कोई अता पता नहीं था। तभी कहानी में एंट्री होती है अनीता की दोस्त सुमन की। सुमन अनीता के पति को बताती है कि अनीता का किडनैप तैयब अंसारी ने किया है। अनीता के पास ज़रूर कुछ ऐसा राज था जिसे अगर वो सबको बता देती तो तैयब अंसारी की इमेज खराब हो सकती थी, और इसी डर से तैयब ने अनीता को किडनैप कर लिया है। पुलिस ने तैयब को पकड़कर उससे पूछताछ की, लेकिन कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगा, इसलिए पुलिस को तैयब को छोड़ना पड़ा। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस ऑटो ड्राइवर को ढूंढने में लग गई जिसकी ऑटो में आखिरी बार अनीता को बैठते हुए देखा गया था। सीसीटीवी की मदद से उस ऑटो ड्राइवर के ऑटो का नंबर मिल गया और जल्द ही पुलिस उस तक पहुंच गई। ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने अनीता को गंगाड़ा इलाके में ड्रॉप किया था और वहाँ वो किसके घर गई थी ये उसे नहीं पता। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि गंगाड़ा में अनीता के परिचित गुलामुद्दीन का घर है। गुलामुद्दीन की ड्राई क्लीन की दुकान अनीता के ब्यूटी पार्लर के ठीक सामने थी, लेकिन गुलामुद्दीन पिछले 2 दिनों से घर पर नहीं था। पुलिस उसकी खोज में लगती है तो पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है जिसमें गुलामुद्दीन को जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा जा सकता था। इधर गुलामुद्दीन की तलाश जारी थी। दूसरी तरफ गुलामुद्दीन की पत्नी अबीदा को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ शुरू हुई। वह एक ही बात बार बार कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, वह निर्दोष है, जो भी किया है वो गुलामुद्दीन ने किया है। हकीकत क्या है? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। मैं मेरी बहन के घर थी, मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है, गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? मैं मेरी बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर पुलिस ने अबीदा से और भी सख्ती से पूछताछ आपको मालूम था? उसने बात को इधर घुमाने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर इसने बताया कि करीब 8 दिन पहले उसके घर के बाहर एक 10 फीट गड्ढा खुदा हुआ था और अब वह गड्ढा बंद है। उसी गड्ढे में अनीता की लाश को दफन किया गया है। पुलिस ये सुनने के बाद एकदम सन्न रह गई। अब खुदाई करने वाले अलग अलग कर्मचारियों को बुलाया गया, जेसीबी मशीन को बुलाया गया और उस जगह की वापस से खुदाई की गई जो कि 8 दिन पहले खुदा हुआ था। करीब 10 फीट खुदाई करने के बाद गड्ढे के अंदर से 6 अलग अलग पैकेट्स मिले और इन्हीं पैकेट्स के अंदर अनीता की लाश को काट कर रखा गया था। ये पैकेट्स जो आप देख रहे हैं, ये वही 6 पैकेट्स हैं जिसके अंदर अनीता की लाश को पैक किया गया था। इसके अलावा दर्जनों इत्र की शीशियाँ मिली और ये शीशियाँ लाश से बदबू बाहर न आए इसलिए गड्ढे में डाली गई थी।
पुलिस ने सारा सामान बाहर निकाला और उन्हें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में दे दिया उसकी जांच करने के लिए। इधर गुलामुद्दीन अभी तक नहीं पकड़ा गया था और पुलिस ये फैसला लेती है कि इस हत्या के पीछे क्या मोटिव था, ये जानने के लिए वो अबीदा से ही पूछताछ करेंगे। इसके बाद अबीदा पुलिस को बताती है कि गुलामुद्दीन की ड्राईक्लीन की दुकान और अनीता का ब्यूटी पार्लर पिछले 20 साल से आमने सामने ही था। दोनों की दुकान अच्छी चल रही थी और क्योंकि दोनों का अलग अलग बिजनेस था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के बिजनेस को अफेक्ट भी नहीं कर रहे थे और इसी दुकान की वजह से ही दोनों की जान पहचान काफ़ी सालों से थी और आना जाना भी लगा रहता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से गुलामुद्दीन को जुए की लत लग गई और जुए की वजह से वह काफ़ी सारा पैसा हार गया था। उसके ऊपर तकरीबन 12-13 लाख का कर्ज था और अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उस कर्ज को चुका पाए और कर्जदार लगातार गुलामुद्दीन पर दबाव बना रहे थे अपने पैसे देने के लिए। तब गुलामुद्दीन के दिमाग में एक बात आती है कि ब्यूटिशियन अनीता काफ़ी सारे गहने पहन कर रखती है। तकरीबन 25-30 लाख के गहने तो वह अपने पास पहनकर हमेशा रखती थी। फिर वह यह सोचता है कि क्यों ना अनीता को मारकर उसके सारे गहने लूट लिए जाएं और उन गहनों से वह अपना कर्जा भी चुका सकता है और बचे हुए पैसों से वो उसकी ज़िंदगी भी आराम से कटेगी। यह बात वो अपनी पत्नी अबीदा को भी बताता है और अबीदा भी उसके इस खतरनाक प्लान में शामिल हो जाती है। और इसी प्लान के तहत 23 अक्टूबर को दिन में गुलामुद्दीन एक जेसीबी मंगवाकर 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाता है। क्योंकि यह गड्ढा दिन दहाड़े सबके सामने खुद रहा था, इसलिए किसी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह गड्ढा क्यों खुदवाया जा रहा है। क्योंकि किसी भी गलत काम के लिए गड्ढा रात में छुप छुपा कर खोदा जाता है, लेकिन दिन दहाड़े तो किसी गलत काम के लिए गड्ढा खुदवाया ही नहीं जा सकता। लोगों की इसी सोच का गुलामुद्दीन ने फ़ायदा उठाया। उसे लगा कि ऐसा करने के बाद वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। गड्ढा खोदने के बाद करीब 3 दिन तक गड्ढा इसी तरह खुला रहता है। इन 3 दिनों में गुलामुद्दीन बाकी की तैयारियां भी पूरी करता है, जैसे कि वह प्लास्टिक के कई सारे पैकेट्स लेकर आता है और दर्जनों इत्र की शीशियां भी लेकर आता है, जिसे वह लाश पर डाल सके और उससे बदबू बाहर ना आए। इसके बाद 26 अक्टूबर के दिन में गुलामुद्दीन अनीता को फ़ोन करके बुलाता है कि उसे कुछ काम है और ज़रूरी बात करनी है। इसके बाद अनीता ऑटो में बैठकर गुलामुद्दीन के घर गंगाड़ा पहुंचती है और जब वह ऑटो में बैठ रही होती है, उसी समय का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगता है। अनीता के घर आने के बाद गुलामुद्दीन की बीवी अबीदा उसे पीने के लिए शरबत देती है। इसी शरबत में उन्होंने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। शरबत पीते ही अनीता बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो उसके सारे गहने लूट लेते हैं। काफ़ी देर तक जब उसे होश नहीं आता, तब अबीदा के बयान के हिसाब से शाम को गुलामुद्दीन उसकी गला काटकर हत्या कर देता है। जब वह मर जाती है तो उसकी लाश को 6 टुकड़ों में काटकर उसे पैकेट में बंद करता है और घर के बाहर जो गड्ढा उसने पहले से खुदवा रखा था, उसमें रात में एक एक करके वह उस पैकेट को डालते जाता है। वह धीरे धीरे पैकेट्स को डालता, उसके बाद गड्ढा को थोड़ा सा भरता और इस तरह से भरते भरते उसने सारे पैकेट उसके अंदर डाल दिए। उसके बाद इत्र की जितनी भी वह शीशियाँ लेकर आया था, उन सारी शीशियों को खोलकर गड्ढे में डाल दिया और रात भर में गड्ढे को बंद करवा दिया। अबीदा के हिसाब से यह मामला लूटपाट का है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में यह साफ देखा जा सकता है कि अनीता जिस दिन गुलामुद्दीन से मिलने गई, उसने उस दिन बहुत ज़्यादा गहने नहीं पहने हुए थे और अनीता के स्टाफ ने ही बताया कि 26 अक्टूबर के दिन अनीता ने बहुत ज़्यादा गहने नहीं पहने हुए थे। वैसे तो वह काफ़ी गहने पहनती थी, लेकिन उस दिन उसने गहने नहीं पहने हुए थे। पुलिस को भी यह लगता है कि अगर ये मामला लूटपाट का होता तो उस दिन गुलामुद्दीन अनीता को जाने देता और किसी और मौके की तलाश में रहता जिस दिन उसने ज़्यादा गहने पहने हुए होते। दूसरी तरफ अनीता के घर वाले धरने पर बैठे थे। उस धरने पर बड़े बड़े नेताओं से लेकर बड़े बड़े ऑफिसर्स तक आ रहे थे और इस केस के लिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। इधर गुलामुद्दीन भी पकड़ में नहीं आ रहा था और पुलिस लगातार गुलामुद्दीन की खोज में लगी थी। पुलिस पर गुलामुद्दीन को पकड़ने का बहुत ज़्यादा दबाव था, क्योंकि इधर परिजन लगातार अपने धरने पर बैठे हुए थे, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों से लेकर नेताओं तक शामिल हो रहे थे। पूरा का पूरा जोधपुर एक तरह से देखा जाए तो उस धरने में अनीता के परिवार वालों के सपोर्ट में था। उनकी मांग थी कि इसकी सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि जिस पुलिस टीम को इस जांच के लिए दिया गया है वह ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रही है। अनीता के पति का कहना था कि इस कत्ल के पीछे किसी एक आदमी का हाथ नहीं है, बल्कि कई लोगों का पूरा गिरोह
शामिल है और इसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ गुलामुद्दीन लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा था। पुलिस ने 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले और आखिरकार 5 नवंबर को गुलामुद्दीन को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई। उसने बताया कि वह अनीता को अपनी बहन मानता था। पिछले 25 सालों से दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जुए की लत की वजह से उस पर 10-12 लाख का कर्ज था जिसे चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और फिर उसने भी वही कहानी बताई जो कि उसकी पत्नी आबिदा पहले ही बता चुकी थी। लेकिन उसने यह भी बताया कि अनीता को शरबत पिलाने के बाद उसने आबिदा को उसके मायके भेज दिया था और अनीता को मारने के बाद उसके शव को ठिकाने उसने अकेले ही लगाया था और गड्ढा भी अकेले ही उसने भरा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अनीता ने 3 अंगूठी और एक चैन के अलावा कोई भी गहना उस दिन नहीं पहना था। तो आखिर गुलामुद्दीन ने उस दिन उसे क्यों मारा? क्या इसके पीछे और भी बड़े बड़े लोगों का हाथ है? अनीता हत्याकांड मामले में 20 से ज़्यादा दिनों तक धरना प्रदर्शन हुआ और फाइनली धरने के 21वें दिन अनीता की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार अनीता के परिजनों ने किया। लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या सच में गुलामुद्दीन जो कह रहा है वही इस कहानी की असली वजह है या फिर कोई और भी वजह है? फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है और यह एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या विचार रखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरह के रियल लाइफ क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।